डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड में हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट मेरिस्टेम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। शूट मेरिस्टेम जो होता है ये प्लांट के टिप पर प्रेजेंट होता है, चाहे कोई सा भी प्लांट पार्ट हो, चाहे उसका रूट है, स्टैंड है, ब्रांचेस उसके टिप पर प्रेजेंट होता है। इन्हीं पॉइंट्स को हम ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं और इन्हीं रूट, शूट और ब्रांचेस के टिप बसेस इस ग्रोइंग पॉइंट की सक्रियता के कारण ही प्लांट की वृद्धि होती है और इसी के फलस्वरूप उसका प्राथमिक संगठन भी होता है। और इस प्राथमिक संगठन के कारण पादप अक्ष का प्राथमिक शरीर भी इसी सक्रियता के कारण सक्रियता के द्वारा निर्मित होता है। तो इस प्रकार से इन जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं इनके द्वारा की जाने वाली ग्रोइंग एक्टिविटी के बारे में निम्न थ्योरीज दी गई। इन थ्योरीज के बारे में हम देखते हैं कि ये थ्योरी जो है 7 थ्योरीज होती है। फर्स्ट है एपिकल सेल थ्योरी, जिसको अग्रज कोशिका सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है उत्तक जनन थ्योरी, जिसको हिस्टोजन थ्योरी कहते हैं। और नेक्स्ट जो है उसकी है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, जिसको ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के बाद हम देखते हैं हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी जिसको उत्तरजनी परत भी कहते हैं, थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटल कोर, मेंटल मैन कोर सिद्धांत। और 6 होता है फ्रांसीसी फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट, जिसको फ्रांसीसी विचारधारा कहते हैं। एंड लास्ट होता है न्यूमैन कंसेप्ट। इन थ्योरीज में से हम सभी थ्योरीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट होता है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी में हम लोग सभी जानते हैं कि एपिकल सेल क्या है। इस प्रकार शैवालों और ब्रायोफाइट्स में तथा निम्न जो जितने भी लोअर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक ही एपिकल सेल होती है और उसी की सक्रियता के कारण पूरी की पूरी प्लांट बॉडी या पादप शरीर का निर्माण होता है और विभेदन होता है। और इस सिद्धांत को एपिकल सेल थ्योरी को दिया था हॉफमिस्टर ने 1857 में। और नेजेली ने इसको कम्प्लीटली पूरा आगे जाके विस्तृत व्याख्या जो होती है नेजेली ने की थी। और इनके अनुसार क्या है, जो ये सक्रिय रूप से विभाजनशील कोशिकाएं जो होती हैं उन सक्रियशील विभाजन कोशिकाओं को ही हम कहते हैं विभेदित या मेरिस्टेम कहते हैं। तथा ये पादप शरीर या उसके एपिकल साइड पर, उसके शीर्ष पर एक विभाजित कोशिका के द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार से इस अग्रस्त कोशिका से निर्मित अन्य कोशिकाएं आगे चलकर, यानी एक पहले अग्रस्त कोशिका हो जाएगी, फिर उससे नई कोशिकाएं बनेंगी, उसी पूरी कोशिका से प्लांट विभिन्न पादपांगों का निर्माण होता है, विभिन्न प्लांट पार्ट्स बनते हैं और विभेदन का भी कार्य करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जितने हायर प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर शीर्ष पाद जो शूट पैड्स जो सेल होती है वो पहले एक कोशिका होती है और फिर उस अग्रस्त कोशिका के एपिकल सेल जो अकेली होती है, यह शीर्षक कोशिका अपने पार्श्व तलों पर 2 या 3 टाइम विभाजित होती है और इस प्रकार से उन्हीं से ही ऊतकों का निर्माण होता है। और इस प्रकार से ये देखा जाता है कि ये जो थ्योरी थी ये लोअर प्लांट्स के अंदर, तो जैसे अगर हम ब्रायोफाइट्स और शैवाल में बात करें तो वो उसमें एपिकल सेल की एक सिंगल सेल की सक्रियता को हम इजीली समझा सकते हैं। लेकिन जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उनमें स्टैम अपेक्स को या शूट अपेक्स को समझाने के लिए ये सिद्धांत उपयुक्त नहीं होता, इसलिए फिर ना आगे बढ़ती है। तो पहला जो है हॉफमिस्टर की थ्योरी एपिकल सेल सिंगल सेल, इट इज वैलिड फॉर लोअर प्लांट्स। नेक्स्ट होता है हिस्टोजन थ्योरी जो होती है। इस सिद्धांत को जर्मन साइंटिस्ट ने दिया था, बॉटनिस्ट ने, हैंस्टीन ने दिया था 1868 में। इनके अनुसार विभिन्न पौधों की जड़ों और तनों के शीर्ष की संरचना को हम विभिन्न इस तरह से समझाएंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार स्टैम या शूट जो होता है या रूट और शूट जो है उसके एपिकल साइड पर विभाजकों की 3 परतों को विभाजित करते हैं।
और ये विभिन्न ये 3 अलग अलग परतें जैसे हमने देखा डर्मेटोजोन, पेरिप्लम एंड प्लूरम जो है ये 3 परतों से ही आगे टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। इसलिए इसको हिस्टोजन और या टिश्यू बिल्डर्स भी कहते हैं। और इस प्रकार से ये 3 जो लेयर्स होंगी स्टीन के अनुसार, फर्स्ट जो होती है डर्मेटोजोन, सेकेंड है पेरिप्लम एंड थर्ड होती है प्लूरम कहलाती है। डर्मेटोजोन जो है फर्स्ट जो है वो क्या है, बाह्य त्वचा के निर्माण हेतु, मतलब सबसे पहले डर्मेटोजोन का काम एपिडर्मिस के निर्माण हेतु जो परत पाई जाती है फर्स्ट, उस लेयर को हिस्टोजिन के अंदर फर्स्ट लेयर डर्मेटोजिन कहलाएगी। और डर्मेटोजोन जो होती है वो एक सिंगल लेयर सेल्स है और इनकी मोटाई जो होती है एक पंक्ति होती है, एक लेयर है और एक पंक्ति मोटाई की कोशिकाएं होती है। और इन कोशिकाओं में ही जब डिवीजन होगा, एंटीनाइडल डिवीजन होता है, आपतनिक विभाजन होता है, उसके द्वारा ही एक 1 लेयर्ड एपिडर्मिस का निर्माण होता है। तो डर्मेटोजोन फर्स्ट लेयर होगी। नेक्स्ट होता है पेरिप्लम, जिसको वल्कुटजन भी कहते हैं, और ये जो है नेक्स्ट टू डर्मेटोजोन पाई जाती है, जिसको हम पेरिप्लम कहेंगे। और ये जो होती है केवल ऊपरी सिरे पर एक पंक्ति के रूप में, पंक्ति की मोटाई होती है, नीचे जाके ये बहुस्तरीय जाती है, यानी सिंगल तो पहले तो फर्स्ट लेयर जो होती है उसकी एक पंक्ति होती है और नीचे मल्टी लेयर जाती है। इसके द्वारा जितने भी पेरिप्लम से जितने भी टिश्यू बनेंगे वो सभी प्रकार एक उत्तर मिलकर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो डर्मेटोजोन जो है वो तो आपके एपिडर्मिस बनाएगी, जबकि पेरिप्लम से पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनता है। लास्ट होता है प्लूरम, जिसको कहते हैं रामभुजन। इसका काम वैस्कुलर टिश्यू को बनाना और पित्त को बनाना और पेरिसाइकिल का निर्माण करना होता है। तो प्लूरम से वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यूज, मज्जा जिसको हम पित्त कहेंगे, और पेरिसाइकिल का निर्माण होता है। ये जो विभाजित की कोशिकाएं हैं बीच में सेंटर में पाई जाती है, मध्य में पाई जाती है, और इनके द्वारा कोशिकाएं जो होती हैं वो वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण करती है। यानी डर्मेटोजोन तो डर्मिस का पार्ट बनाएगी, पेरिप्लम ग्राउंड टिश्यू का काम करती है, और प्लूरम का काम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को बनाने का होता है। इस प्रकार से हेस्टिंग के अनुसार प्रत्येक जो हिस्टोजन परत जो है वो उसको एक मतलब उसकी सुनिश्चित आपके डेस्टिनी होती है कि किससे क्या बन रहा है। फिर भी हिस्टोजन सिद्धांत के आधार पर मूल शीर्ष की संरचना को तो समझाया जा सकता है, लेकिन परहोश शीर्ष को नहीं समझाते। इस प्रकार इसलिए ये जो थ्योरीज जो है वो शूट अपेक्स और रूट अपेक्स के लिए हैं, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये शूट अपेक्स को नहीं समझा पाती है। इसमें केवल रूट अपेक्स को, ये रूट मूल शीर्ष संरचना को समझाने में ईजी है। और हिस्टोजन के अंदर इसलिए कई सारी इसमें ड्रॉबैक्स भी आ गए, कमी भी आ गई, कि ये सभी समयी पादपों के अंदर, आवर्तबीजी के अंदर अगर हम बात करें एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर डर्मेटोजोन, पेरिप्लम एंड प्लूरम जो होती है, ये तीनों जो हैं ये स्पष्टतः विभेदित नहीं होते। विभिन्न ये हम जहाँ तक बात करते हैं कि ये सभी हिस्टोजन जो लेयर्स जो हैं वो डेस्टिनी को स्पष्ट नहीं करती। हम कहते हैं जैसे उसने शुरू में कहा कि डेस्टिनी को स्पष्ट करती है कि किस लेयर से क्या बनेगा। पादप शरीर के विभिन्न हिस्सों का निर्माण भी निर्धारित उत्तरजन से होता है, इससे ये स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। इसके विपरीत ऐसा देखा गया है कि वल्कुट की बाहरी परतें जो होती हैं वो समन्वयक का निर्माण कर देती है और प्लूरम की बाहरी परत वल्कुट का निर्माण करती है, यानी उल्टा काम हो जाता है। कि जब तक हम ये कह रहे थे कि पेरिप्लम से तो केवल ग्राउंड टिश्यू बन रहा है, प्लूरम से वैस्कुलर, लेकिन पेरिप्लम से वैस्कुलर टिश्यू भी बन सकता है और प्लूरम से ग्राउंड टिश्यू का भी निर्माण हो सकता है। इसलिए ये थ्योरी मानी नहीं गई हिस्टोजन की हेस्टिंग थ्योरी। नेक्स्ट होती है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ये ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है इस सिद्धांत के अनुसार पर जो स्टेम का जो एपेक्स जो है उसके सिरे के संगठन को हम उसके ऑर्गेनाइजेशन को समझाने में ये उपयुक्त माना गया है। और इस प्रकार से जो एपिकल मेरिस्टम की जो आगे वाली जो कोशिकाएं होती हैं, अग्रस्त विभाजित की कोशिका होती हैं, उसमें उनका विभाजन और तल और दिशा पर ये आधारित होता है। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है वो शिमिट ने दी थी 1984 में, और फॉस्टर ने इस सिद्धांत का आगे समर्थन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार
जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उनकी शूट पैक्स पर दो रीजन होते हैं। फर्स्ट होता है ट्यूनिका एंड नेक्स्ट होता है कार्पस, दोनों लेयर होते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों रीजन्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्यूनिका, नेक्स्ट है कार्पस। ट्यूनिका जो है वो अपर लेयर होती है। ये एक स्तरीय मतलब शूट पैक्स में ये एक सिंगल लेयर भी हो सकती है और मल्टी लेयर भी होता है। इसकी कोशिकाएं छोटी होती हैं और स्टेन जो होती है डार्क स्टेन को ग्रहण करती है। इस प्रकार से ये कोशिकाएं एंटीकाइनली डिवीजन करके शूट पैक्स का बाहरी क्षेत्रफल में वृद्धि करती है। और ट्यूनिका की सबसे बाहरी परत जो होती है वो तो एपिडर्मिस बनाएगी, और यदि एक से अधिक परत में उपस्थित होती है तो उसके बाद उसका वल्कुट का उत्तक और लीफ प्राइमोर्डिया का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट लेयर हो गई ट्यूनिका एंड सेकेंड होती है कार्पस। कार्पस जो है वो ट्यूनिका की परतों के द्वारा ढका हुआ नीचे का जो सेंट्रल रीजन होता है वो कार्पस कहलाता है। इसकी कोशिकाएं भी विभिन्न तलों में विभाजित होती हैं और ये अपेक्षाकृत बड़ी साइज की कोशिकाएं होती हैं और इन्हीं की सक्रियता के फलस्वरूप ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का विकास होता है। और इस प्रकार से ये पादप शरीर की मोटाई और उसके आयतन की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्यूनिका एंड कार्पस जो है वो ये रीजन बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते हैं जिनमें ये क्लियर नहीं होते। ट्यूनिका की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस बनाएगी और इसके अंदर की लेयर्स जो होती हैं वो कॉर्टेक्स, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड पित्त का निर्माण करती है। ये सिद्धांत जो है अन्य सिद्धांत की अपेक्षा ज़्यादा लचीला सिद्धांत होता है और इसमें इसके बाद हम नेक्स्ट जो सिद्धांत पढ़ते हैं ट्यूनिका कार्पस के बाद नेक्स्ट सिद्धांत हम पढ़ते हैं हिस्टोजन लेयर थ्योरी। हिस्टोजन लेयर थ्योरी जो है वो डरमैन ने दी थी 1947 में, और इन्होंने ट्यूनिका जो सिद्धांत था उसको ये बताया कि वो असहमत थे। इनके द्वारा पौधों के अग्रज सिरे पर अनेक मतलब दो लेयर ही नहीं है, ट्यूनिका और कार्पस नहीं है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, विभाजित स्तर पाए जाते हैं और आधारभूत उनकी संख्या 3 या 3 से अधिक होती है। इस तरह से इन्होंने उनको नाम दे दिया L1, L2, L3 एंड L4, L5। इनके अनुसार, डरमैन के अनुसार, मतलब इन्होंने ट्यूनिका कार्पस का समर्थन नहीं किया, असहमत थे। इनके अनुसार दो लेयर ही नहीं है, इनके अकॉर्डिंग 1, 2, 3 और मोर देन 3 भी हो सकती है। और इन लेयर्स में जैसे L1 और L2, L1 से तो बाह्य त्वचा बनती है और L2 से कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर सिस्टम वेस्कुलर टिश्यू का बाहरी भाग बनता है और L3 से समन ऊतक के आगे शेष भाग और पित्त का निर्माण होता है। डरमैन ने इन्हीं परतों को हिस्टोजन कह दिया और इस प्रकार से हैंस्टीन का सिद्धांत जो होता है वो हिस्टोजन थ्योरी के जैसा ही माना गया। और इस प्रकार से नेक्स्ट लेयर जो होती है हम पढ़ते हैं मैंटर-कोर थ्योरी। मैंटर-कोर थ्योरी जो होती है उसको पॉफोन एंड चैन ने 1950 में दी थी और इनके अनुसार परोशीर्ष पर शूट पैक्स पर जो है शूट पैक्स पर विभाजित कोशिकाओं की दो परतें पाई जाती हैं, मैंटल एंड कोर। बाहर की तरफ जो गुंबद के आकार की रचना जो कि डॉम शेप स्ट्रक्चर है वो है मैंटल, और मेंटल जो होता है इस क्षेत्र के सेंटर का पार्ट जो होता है वो कोर कहलाता है। और ये भी ऐसा माना जाता है कि ये भी जो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है उसी का ही रिवाइज या संशोधित रूप होता है। और इनके अकॉर्डिंग मेंटल क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती हैं वो हर बार एंटीकाइनल डिवीजन करती है और एक पंक्ति में विभाजित होती है, जबकि कोर जो होता है उसके अंदर कोर की कोशिकाएं जो होती है धीमी गति से विभाजन करती है और वो 3 क्षेत्रों में विभाजित होती है, सब एपिकल मेरिस्टम, पेरिफेरल मेरिस्टम एंड सेंट्रल मेरिस्टम। तो उसका जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है परोशीर्ष की, इनके अनुसार फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है सब एपिकल। मेंटल के बाद नेक्स्ट लेयर जो होती है कोर का फर्स्ट रीजन जो होगा वो सब एपिकल मेरिस्टम कहलाएगा। और इस क्षेत्र की कोशिकाओं को परों की शीर्ष में सक्रिय वृद्धि, मतलब ये मानते हैं कि ये पौधों की वृद्धि, शूट की पैक्स की एक्टिव ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है।
और उसके बाद नेक्स्ट होता है पेरिफेरल मेरिस्टम नेक्स्ट टू सब एपिकल मेरिस्टम। इसकी कोशिकाएं अंदर की ओर स्थित होती हैं। ये तब तक सक्रिय होती है तो जब ये सक्रिय होती हैं तो इनकी सक्रियता के कारण कॉर्टेक्स एंड प्रोकैम्बियम का निर्माण होता है। और नेक्स्ट होता है सेंट्रल मेरिस्टम। ये जैसा हमको दिख रहा है ग्रीन रीजन के अंदर ये वाला रीजन जो है वो सेंट्रल मेरिस्टम है। ये सबसे भीतरी कोशिका है और इससे पित्त का निर्माण होता है। इस प्रकार से कई जो साइंटिस्ट थे जो इससे सहमत नहीं हुए, तो फिर इसलिए क्योंकि इसमें कई बार ऐसा देखा गया कि ये कई सारी जो मेरिस्टम कोशिकाएं जो थी उनका विभेदन को स्पष्ट नहीं करता। नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ते हैं फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट। और फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट के में सिद्धांत में इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग इस सिद्धांत में को जो देने वाले थे प्लांटिफॉर, बुवे और कैम्फर द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इनके अकॉर्डिंग भी 3 रीजन होते हैं। जिसको फर्स्ट होते हैं एनिनिशियल, जिसको परिधीय क्षेत्र कहते हैं। इसकी कोशिकाएं तने के बाहरी क्षेत्र का निर्माण करती हैं और जैसे बाहरी क्षेत्र मतलब एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स की बाहरी परत का निर्माण करती है। और नेक्स्ट लेयर जो होती है इसकी मेरिस्टम डी एंटेनी और वेटिंग मेरिस्टम। जैसा नाम पता है कि ये सक्रिय नहीं होती, लेकिन जब फ्लावरिंग के समय जब आवश्यकता होती है तब ये एक्टिव होती है और इसी से ही इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर का निर्माण होता है। नेक्स्ट होता है मेरिस्टम मेडुलरी। इसकी कोशिकाएं बीच के मेडुला का निर्माण यानी समन ऊतक और पित्त का निर्माण करती हैं। और इस प्रकार से नेक्स्ट जो होता है लास्ट कंसेप्ट हमने पढ़ना है न्यूमैन कंसेप्ट। न्यूमैन कंसेप्ट जो है न्यूमैन द्वारा दिया गया। इनके अनुसार पौधों के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समूह पाए जाते हैं। संवहन पौधे में विभिन्न समूह पाए जाते हैं। और न्यूमैन के अनुसार परोह शीर्ष के अंदर शूट पैक्स का जो रीजन है उसमें शीर्ष में पाई जाने वाली जितनी भी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं वो कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यू इनको कहा जाता है। और इस प्रकार से ऐसा बताया गया है कि इसमें भी परोह शीर्ष में 3 प्रकार के परोह शीर्ष पाए जाते हैं। और 3 प्रकार में पहला है मोनोप्लेक्स टाइप। मोनोप्लेक्स में क्या होता है, ये इस प्रकार का संगठन जो है मतलब शूट अपेक्स मेरिस्टम के अंदर ये निम्न वर्गीय संवहनी पौधों में फॉन्स में पाया जाता है। और इसमें जो विद्युत की कोशिकाओं की परत जो होती है वो एक परत और भीतर की तरफ उन्मुख होती है और ये एक ही तल पर विभाजित करती है और उससे फॉन्स के अंदर जो है ग्रोथ उनकी लंबाई घटती होती है। सिम्प्लेक्स टाइप में इसमें परोशीश जिम्नोस्पर्स ऐसा जो है वो परोशीश जिम्नोस में मिलता है और ये कई लेयर्स में व्यवस्थित होता है और ये एंटीकाइनल और पेरिकाइनल डिवीजन दोनों तरफ से डिवीजन होते हैं। लास्ट है ड्यूप्लेक्स टाइप। न्यूमैन का कंसेप्ट का 3rd टाइप ड्यूप्लेक्स टाइप कहलाता है। ये सभी आवर्त बीजों के अंदर इस प्रकार का परोशीश पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं 2 या 2 से अधिक तलों में विभाजित होती हैं। ये क्षमता रखती है और 1 से अधिक पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। इस प्रकार से उनकी जो बाहर वाली कोशिकाएं वो सुपरफिशियल लेयर को एस कहते हैं जो केवल एंटीकाइनल डिवीजन करती है, जबकि अंदर वाली कोशिकाएं अंदर वाला जो कोशिकाएं हैं परत जो है सभी तलों में विभाजित करती है। इस प्रकार से ये 7 थ्योरीज के बारे में उनके ऑर्गेनाइजेशन के या उनकी ग्रोइंग एक्टिविटी के बारे में 7 थ्योरीज दी गई कि इनके द्वारा ही जो है हम, लेकिन कोई भी थ्योरी जो है हम देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है एक्सेप्टेबल थ्योरी जो थी वो ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत है और इसी को ही पूर्ण तरीके से माना गया। थैंक यू।